मुंबई की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान का सीना चीरकर बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि मानो शहर के सारे गुनाह धो डालना चाहती हो। मरीन ड्राइव की सड़कें वीरान थीं, सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर और दूर कहीं बजते पुलिस सायरन की गूंज थी। रात के 2:30 बज रहे थे। कोलाबा के एक सुनसान, पुराने बंगले विला एम्पायर के बाहर पीली बैरिकेडिंग टेप हवा में फड़फड़ा रही थी। पुलिस की जीपों की लाल नीली बत्तियां उस अंधेरे बंगले की दीवारों पर डरावनी परछाई बना रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां तांडव कर रही हो। एसीपी कबीर शेखावत ने अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। उसके भारी जूतों ने कीचड़ में धंसते हुए एक अजीब सी आवाज़ की। उसने अपना रेनकोट का कॉलर ठीक किया, सिगरेट का एक कश लिया और उसे ज़मीन पर फेंककर पैर से मसल दिया। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, वही बेचैनी जो उसे हर बड़े केस से पहले महसूस होती थी। सर, बॉडी अंदर है, सब इंस्पेक्टर शिंदे ने दौड़ते हुए आकर सैल्यूट किया। शिंदे का चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। बारिश उसके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन पसीना साफ दिख रहा था। शिंदे, तुम कांप क्यों रहे हो? नई भर्ती हो क्या? कबीर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, जिसमें एक सख्त हिदायत छिपी थी। नहीं सर। लेकिन अंदर का नज़ारा, मैंने अपनी 15 साल की सर्विस में ऐसा कुछ नहीं देखा। शिंदे की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। कबीर ने शिंदे को एक तीखी नज़र से देखा और बंगले के लोहे के गेट को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी सीलन और पुराने फर्नीचर की बदबू थी, जो हवा में भारीपन पैदा कर रही थी। हॉल के बीचों बीच पुलिस की फॉरेंसिक टीम काम कर रही थी। कैमरे के फ्लैश बार बार चमक रहे थे, जो उस अंधेरे कमरे को पल भर के लिए रोशन कर देते थे। कबीर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और फिर वो अचानक रुक गया। सामने एक भारी भरकम आर्मचेयर पर शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम थापर बैठे हुए थे। या यूं कहें कि उनकी लाश बैठी हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। विक्रम थापर ने एक बेहतरीन टक्सीडो पहन रखा था। उनके हाथ में विस्की का एक गिलास था, जो आश्चर्यजनक रूप से अब भी उनके हाथ में टिका हुआ था, छलका नहीं था। उनकी गर्दन पर एक गहरा चीरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि खून का एक कतरा भी उनकी सफ़ेद शर्ट पर नहीं गिरा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें मारने के बाद बड़ी फुर्सत से तैयार किया गया हो। उनके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब जमी हुई मुस्कान थी, जैसे वे किसी भद्दे मजाक पर हंस रहे हों। लेकिन जिस चीज़ ने कबीर का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो थी लाश के ठीक सामने टेबल पर रखी एक एंटिक पॉकेट वॉच, जेबी घड़ी। कबीर ने दस्ताने पहने और धीरे से उस घड़ी के पास गया। घड़ी चल नहीं रही थी। वो एक खास वक्त पर रुकी हुई थी, 11:11। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? कबीर ने बिना पीछे मुड़े पूछा। डॉक्टर नायर, जो शहर के सबसे अनुभवी पैथोलॉजिस्ट थे, कबीर के पास आए। उनका चेहरा भी गंभीर था। कबीर, ये बहुत अजीब है। मौत का समय करीब 4 घंटे पहले का है, लेकिन शरीर में खून नहीं है। सारा खून निकाला गया है, और वो भी बहुत सफाई से। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। कातिल ने यहां कुछ भी नहीं छोड़ा, सिवाय इस घड़ी के। कबीर ने घड़ी को गौर से देखा। कांच के अंदर सुइयां फंसी हुई थीं। 11:11। ये कातिल हमें कुछ बताना चाहता है, डॉक्टर नायर। ये कोई साधारण लूटपाट या रंजिश का मामला नहीं है। ये एक मैसेज है, एक चुनौती है। तभी इंस्पेक्टर जोया सिद्दीकी, कबीर की जूनियर और साइबर एक्सपर्ट, टैबलेट लेकर वहां पहुंची। सर, सीसीटीवी कैमरे पिछले 48 घंटों से बंद थे। सिक्योरिटी गार्ड गायब है। लेकिन एक अजीब बात है। क्या? कबीर ने लाश से नजरें हटाए बिना पूछा। सर, विक्रम थापर के फोन पर आखिरी कॉल ठीक 11:11 बजे आया था। और वो कॉल? जोया एक पल के लिए रुकी, उसकी आंखों में उलझन और डर का मिला-जुला भाव था। वो कॉल कहां से आया था जोया? कबीर चिल्लाया। सर, वो कॉल आपके पुराने लैंडलाइन नंबर से आया था। वो नंबर जो 3 साल पहले आपकी पत्नी की मौत के बाद बंद हो चुका है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में कबीर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। 3 साल से वो जिस काले साये से भाग रहा था, आज वो साया उसी के सामने खड़ा था। कबीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उस पुराने नंबर को डायल किया। उम्मीद थी कि नंबर बंद आएगा, लेकिन कॉल उठ गया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज थी, और बैकग्राउंड में एक पुरानी धुन बज रही थी, वही धुन जो कबीर की पत्नी अपनी मौत की रात गुनगुना रही थी। कौन हो तुम? कबीर गुर्राया, उसकी आवाज हॉल में गूंजी।
उधर से एक मशीनी लेकिन ठंडी आवाज आई, तारांकन खेल शुरू हो चुका है कबीर। समय कम है और मोहरे ज्यादा। अगर अगली चाल सही नहीं चली तो अगली घड़ी तुम्हारे नाम की होगी। टिक टॉक, टिक टॉक, और फोन कट गया। कबीर ने फोन को कसकर मुट्ठी में भींचा। उसने विक्रम थापर की लाश की तरफ देखा। अब उसे वो जमी हुई मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती लग रही थी। कबीर तेजी से मुड़ा। शिंदे, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। मुझे वो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। और जोया, पता लगाओ कि वो कॉल कहाँ से ट्रेस हुआ था। मुझे लोकेशन चाहिए, अभी। कबीर बंगले से बाहर निकल आया। बारिश अब भी तेज थी, हवाएं चीख रही थीं, लेकिन अब कबीर को ठंड नहीं लग रही थी। उसके अंदर बदले की आग लग चुकी थी। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, लेकिन जलाई नहीं। उसकी नज़र अंधेरे में सड़क के उस पार खड़ी एक काली हुडी पहने परछाई पर पड़ी। वो परछाई बारिश में भीग रही थी और सीधे कबीर की तरफ देख रही थी। बिजली कड़की और एक पल के लिए उस परछाई का चेहरा दिखा, सफ़ेद मास्क, अंधेरी आंखें। जब दोबारा अंधेरा हुआ वो परछाई गायब थी। लेकिन वहां जमीन पर जहां वो परछाई खड़ी थी कुछ चमक रहा था। कबीर दौड़कर सड़क के उस पार गया। बारिश के पानी में एक चीज पड़ी थी। ये एक और एंटिक पॉकेट वॉच थी। कबीर ने उसे उठाया। वक्त था 11:11। खेल वाकई शुरू हो चुका था। कबीर के हाथ में वो ठंडी गीली धातु की घड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस घड़ी की सुइयों पर था। 11:11। यह सिर्फ एक समय नहीं था, कबीर के लिए ये एक तारीख थी। 11 नवंबर, जिस दिन उसने अपनी पत्नी रिया को हमेशा के लिए खो दिया था। सर, जोया की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर खींचा। वह दौड़ते हुए सड़क पार करके कबीर के पास आई। ट्रेसिंग रिपोर्ट आ गई है। कबीर ने घड़ी को अपनी जेब में रखा और जोया की तरफ मुड़ा। कहाँ से आया था वो कॉल? लोकेशन अजीब है सर, जोया ने अपने टैबलेट की स्क्रीन पोंछते हुए कहा। कॉल एक पब्लिक फोन बूथ पीसीओ से किया गया था। लोकेशन है बांद्रा का पुराना स्लॉटर हाउस, कसाई खाना। वो जगह पिछले 10 साल से बंद पड़ी है। कबीर की आंखों में एक चमक आ गई। गाड़ी निकालो। शिंदे, तुम फॉरेंसिक टीम के साथ यहीं रहो। मुझे इस बंगले का चप्पा चप्पा छानना है। अगर एक बाल भी मिले तो मुझे खबर करना। रात के 3:15 बज रहे थे। पुलिस सायरन की गूंज ने बांद्रा के उस वीरान इलाके की खामोशी को तोड़ दिया। ये शहर का वो हिस्सा था जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे। चारों तरफ ऊंची झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और लोहे के जंग लगे गेट थे। हवा में सड़े हुए मांस की पुरानी बासी बदबू अब भी महसूस होती थी। कबीर ने अपनी गन निकाली और टॉर्च जलाई। जोया उसके ठीक पीछे थी, हाथ में अपनी सर्विस रिवॉल्वर लिए हुए। सावधान रहना, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। वो जानता है हम आ रहे हैं। वे दोनों धीरे धीरे उस खंडहर इमारत के अंदर घुसे। अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा था। हुक छतों से लटक रहे थे, जिन पर कभी जानवरों को टांगा जाता था। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हॉल के बिल्कुल आखिरी कोने में एक अकेला पीला पीसीओ बॉक्स दीवार पर टंगा था। उसका रिसीवर लटका हुआ झूल रहा था, जैसे किसी ने बात खत्म करके उसे जानबूझकर नीचे छोड़ दिया हो। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूतों के नीचे कांच टूटने की आवाज गूंजी। उसने रिसीवर को उठाया और कान से लगाया। डायल टोन। कोई नहीं था। सर, यहां देखिए। जोया ने टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर डाली। फोन बूथ के ठीक बगल वाली दीवार पर किसी ने लाल स्प्रे पेंट से कुछ लिखा था। पेंट अभी भी गीला था और दीवार से नीचे टपक रहा था, जैसे ताज़ा खून। वहां लिखा था, न्याय अंधा होता है कबीर, लेकिन मैं नहीं। कबीर उस संदेश को घूरता रहा। न्याय अंधा होता है, यह वाक्य रिया अक्सर इस्तेमाल करती थी जब वो एक क्रिमिनल लॉयर, वकील के तौर पर काम करती थी। सर, यहां कुछ और भी है। जोया ने जमीन की तरफ इशारा किया। फोन बूथ के नीचे धूल में एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उस पर कबीर का नाम लिखा था, बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी हस्तलिपि में। कबीर ने दस्ताने पहने हाथों से लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक फोटो थी। जैसे ही कबीर ने फोटो देखी, उसका खून जम गया। यह फोटो विक्रम थापर आज का शिकार की थी, लेकिन यह फोटो उसकी मौत के बाद की नहीं थी। ये एक पुरानी फोटो थी। फोटो में विक्रम थापर 2 और आदमियों के साथ एक कॉलेज की कैंटीन में बैठा हंस रहा था। उन तीनों के गले में हाथ डाले एक चौथा शख्स भी खड़ा था। उस चौथे शख्स का चेहरा काले मार्कर से बुरी तरह खुरच दिया गया था
उसे पहचाना नहीं जा सकता था। फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 1998। 1998। कबीर बड़बड़ाया। ये सब कॉलेज के दोस्त थे। सर, हमें इन बाकी 2 लोगों की पहचान करनी होगी। जोया ने फोटो की तस्वीर अपने फ़ोन में ली। अगर कातिल विक्रम थापर तक पहुंच सकता है तो ये दोनों भी खतरे में हो सकते हैं। तभी कबीर का फ़ोन बजा। ये डॉक्टर नायर थे। कबीर, तुम्हें मर्चुरी पोस्टमार्टम रूम आना होगा। अभी। डॉक्टर नायर की आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट सुबह तक आने वाली थी ना? रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते। विक्रम थापर के पेट से हमें कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो उसने मरने से ठीक पहले निकला था। और कबीर, ये तुम्हारे लिए है। सुबह के 5 बजे कबीर सिटी मर्चुरी पहुंचा। मर्चुरी की ठंडी सफ़ेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। स्टील की टेबल पर विक्रम थापर की लाश पड़ी थी। डॉक्टर नायर ने एक प्लास्टिक बैग कबीर की तरफ बढ़ाया। उस बैग में एक छोटी सी धातु की चाबी की थी। उस पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक नंबर खुदा था, 204। ये उसके पेट में थी, डॉक्टर, नायर ने बताया। कातिल ने उसे मारने से पहले ये चाबी निगलने पर मजबूर किया था। और एक और बात, विक्रम की मौत किसी हथियार से नहीं हुई। मतलब? कबीर ने हैरानी से पूछा। उसके शरीर में एक बहुत ही दुर्लभ रेयर जहर पाया गया है, टेट्रोडोटॉक्सिन। ये पफरफिश का जहर है। यह इंसान को पूरी तरह पैरालाइज लकवाग्रस्त कर देता है, लेकिन इंसान होश में रहता है। विक्रम थापर जब मरा तो वो पूरी तरह होश में था। वो देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। उसका खून धीरे धीरे निकाला गया, जबकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। कबीर ने मुट्ठी भींच ली। इतनी नफरत! यह कोई साधारण कातिल नहीं है। ये एक साइकोपैथ है जो अपने शिकार को तड़पा कर मजा लेता है। तभी जोया अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। सर, मैंने उस 1998 वाली फोटो को डेटाबेस में रन किया। विक्रम थापर के साथ जो 2 लोग थे उनकी पहचान हो गई है। कौन है वो? पहला है राजेश मल्होत्रा, शहर का नामी बिल्डर, और दूसरा है डॉक्टर अरमान कुरैशी, एक मशहूर न्यूरोसर्जन। और वो चौथा आदमी जिसका चेहरा मिटाया गया था? कबीर ने पूछा। वही तो पेंच है सर। जोया ने फाइल कबीर के सामने रखी। चेहरा मिटाया गया है, लेकिन कॉलेज रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस बैच में इनका चौथा दोस्त एक बहुत ही होनहार छात्र था। उसका नाम था समीर वर्धा। समीर वर्धा? कबीर ने नाम दोहराया। उसे ये नाम सुना सुना लग रहा था। सर, समीर वर्धा 1998 में कॉलेज से अचानक गायब हो गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। कबीर ने चाबी नंबर 204 को देखा। समीर वर्धा, क्या वो वापस आ गया है या कोई उसका बदला ले रहा है? तभी कबीर के फोन पर एक मैसेज आया। ये एक अननोन नंबर से था। कबीर ने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। डॉक्टर साहब की सर्जरी का समय हो गया है। क्या तुम उन्हें बचा पाओगे? टिक टॉक। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। जोया। डॉक्टर अरमान कुरैशी की लोकेशन ट्रेस करो तुरंत। अगला शिकार वही है। सर, डॉक्टर कुरैशी अभी सिटी हॉस्पिटल में है। उनकी नाइट शिफ्ट है, जोया ने स्क्रीन पर टाइप करते हुए कहा। चलो, कबीर चिल्लाया और बाहर की तरफ दौड़ा। लेकिन सवाल ये था कि क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? कातिल हमेशा उनसे 2 कदम आगे चल रहा था। बारिश की बूंदें पुलिस की काली स्कॉर्पियो की विंडशील्ड पर गोलियों की तरह बरस रही थीं। वाइपर पूरी तेज रफ्तार में चलने के बावजूद सामने का नज़ारा धुंधला था। स्पीडोमीटर की सुई 120 को छू रही थी। गाड़ी के अंदर एसीपी कबीर शेखावत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान चल रहा था। जोया, हॉस्पिटल सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया? कबीर ने सड़क से नजरें हटाए बिना दांत पीसते हुए पूछा। जोया अपने फोन पर लगातार नंबर डायल कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हाँ सर, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं दे रहा है। रिसेप्शन का फोन लगातार बज रहा है, पर कोई उठा नहीं रहा। मुझे डर है कि हम शायद लेट हो गए हैं। धत! कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। गाड़ी ने एक तीखा मोड़ लिया और हॉस्पिटल के गेट की तरफ मुड़ी। डॉक्टर कुरैशी किस फ्लोर पर हैं? 4था फ्लोर, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर नंबर 3। उसी वक्त सिटी हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर अरमान कुरैशी स्क्रब रूम में बेसिन के सामने खड़े अपने हाथ धो रहे थे।
रात के 3:30 बज रहे थे। 12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए रोका गया था। पानी के नल की आवाज़ उस खामोश कमरे में किसी झरने जैसी लग रही थी। उन्होंने पानी बंद किया और सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अचानक शीशे में उन्हें अपने पीछे हरे पर्दों में कुछ हलचल दिखाई दी। कौन है? अरमान ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा से हिलते हुए पर्दे थे। शायद वहम है, उन्होंने खुद को समझाया। वो सर्जिकल मास्क पहनने के लिए झुके ही थे कि तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। घना अंधेरा छा गया, सिर्फ एग्जिट साइन की मध्यम हरी रोशनी बची थी। जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ? अरमान बड़बड़ाए। वह अंधेरे में दीवार टटोलते हुए आगे बढ़े। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो सांसें बहुत करीब थीं और बहुत भारी। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। नर्स? थॉमस? कोई है? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, बस एक माचिस की तीली जलने की आवाज आई, चट। अंधेरे में एक छोटी सी पीली लौ जली। उस मध्यम रोशनी में अरमान ने एक चेहरा देखा। एक चेहरा जो सफ़ेद सर्जिकल मास्क और हुडी से ढका हुआ था। लेकिन वो आंखें इंसान की नहीं लग रही थीं। वे प्रतिशोध की ठंडी आग में जल रही थीं। उस अजनबी के हाथ में एक बड़ी सीरिंज इंजेक्शन थी। डॉक्टर साहब, अजनबी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। आपने बहुत से दिमागों को ठीक किया है, लेकिन क्या आपको याद है कि 1998 में आपने किसके दिमाग और किसकी जिंदगी के साथ खेला था? अरमान के पसीने छूट गए। वो पीछे हटे और दीवार से जा टकराए। तुम कौन हो? वो एक एक्सीडेंट था। हमने जानबूझकर नहीं किया था। एक्सीडेंट? अजनबी हंसा, एक सूखी और डरावनी हंसी जो उस खाली कमरे में गूंज उठी। समीर भी यही कहता था जब वो कंक्रीट में धंस रहा था। अब सोने का वक्त हो गया है डॉक्टर। आपकी सर्जरी का समय समाप्त हुआ। माचिस बुझ गई। अंधेरे में अरमान की एक दबी हुई चीख गूंजी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की साउंडप्रूफ दीवारों ने उस चीख को बाहर नहीं जाने दिया। सिर्फ 5 मिनट बाद कबीर और जोया की गाड़ी हॉस्पिटल के पोर्च में रुकी। कबीर ने दौड़कर शीशे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। रिसेप्शन हॉल खाली था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए पड़ा था। कबीर ने गार्ड की नब्ज चेक की। जिंदा है, बस बेहोश किया गया है। जोया, तुम लिफ्ट लो, मैं सीढ़ियों से जाता हूं। ऊपर मिलो। कबीर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सीढ़ियों की तरफ भागा। 3-3 सीढ़ियां एक साथ फांदते हुए वो चौथे फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नज़ारा किसी भुतहा फिल्म के सेट जैसा था। इमरजेंसी रेड लाइट्स जल रही थीं जो पूरे कॉरिडोर को खूनी रंग दे रही थीं। कबीर दीवार से सटकर गन तानते हुए आगे बढ़ा। OT3 ऑपरेशन थिएटर 3 का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी। कबीर ने दरवाजे को लात मारकर खोला और चिल्लाया, पुलिस, हैंड्स अप। लेकिन वहां सरेंडर करने के लिए कोई नहीं था। और जो नज़ारा कबीर के सामने था, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ऑपरेशन टेबल के बीचों बीच डॉक्टर अरमान कुरैशी लेटे हुए थे। उनके ऊपर बड़ी सर्जिकल लाइट जल रही थी जो कमरे में रोशनी का एकमात्र जरिया थी। अरमान पूरी तरह होश में लग रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनका शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था। कबीर दौड़कर टेबल के पास गया। डॉक्टर। अरमान जिंदा थे। उनकी पुतलियां हिल रही थीं और उनमें बेतहाशा खौफ था। वही जहर, टेट्रोडोटॉक्सिन। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। वो सब कुछ महसूस कर सकते थे, लेकिन उंगली भी नहीं हिला सकते थे। डॉक्टर। अरमान के सीने पर लाल मार्कर से चीरा लगाने के निशान बनाए गए थे और उनके खुले हाथ की हथेली पर कातिल का दस्तखत रखा था। एक और एंटीक पॉकेट वॉच। उसकी सुइयां 11:11 पर रुकी थीं। शिट। कबीर ने अरमान की नब्ज टटोली जो बहुत धीमी चल रही थी। जोया, मेडिक्स को बुलाओ जल्दी। तभी अरमान की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वो कबीर की तरफ देख रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। कबीर तुरंत झुक गया और अपना कान उनके होठों के पास ले गया। डॉक्टर, कोशिश करो, कबीर फुसफुसाया। किसने किया ये? क्या वो समीर था? अरमान के होंठ बहुत मुश्किल से हिले। आवाज नहीं निकली, बस एक हवा जैसी सरसराहट थी। तारांकन, वो अकेला नहीं है। और इसके साथ ही, डॉक्टर, अरमान की सांसें एक हिचकी के साथ रुक गईं। पास रखे मॉनिटर पर एक सीधी लकीर आ गई और एक लंबी बीप गूंज उठी। पी
कबीर ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। वो फिर से लेट हो गया था। कातिल ने उसकी नाक के नीचे से अपना खेल खेल दिया था। जोया हाँफते हुए अंदर आई। सर, वो भाग गया। मैंने एग्जिट पर किसी की परछाई देखी थी। लेकिन सर, वहां देखिए। जोया ने ओटी की दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक्स-रे लगाए जाते हैं। वहां लाइट बॉक्स पर एक नया एक्स-रे लगा हुआ था, लेकिन ये हड्डियों का ढांचा नहीं था। उस पर एक पारदर्शी शीट चिपकी थी जिस पर काले मार्कर से एक पहेली लिखी थी। 2 गिर गए, 2 बाकी हैं। तीसरा वो है जो नींव बनाता है, लेकिन उसकी अपनी कब्र खोदी जा चुकी है। पता, जहां शहर खत्म होता है और समंदर शुरू होता है। अगली घड़ी का समय शुरू होता है अब। कबीर ने पहेली पढ़ी और उसकी भौहें तन गईं। तीसरा वो है जो नींव बनाता है। नींव, फाउंडेशन, बिल्डिंग। जोया ने तुरंत पकड़ा। सर, राजेश मल्होत्रा, वो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है। नींव बनाता है उसी के लिए है। वो 1998 वाले ग्रुप का तीसरा मेंबर था। और जहां शहर खत्म होता है और समंदर शुरू होता है, कबीर ने दिमाग दौड़ाया। राजेश मल्होत्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट सी व्यू टावर्स। वो कोस्टल रोड के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमें वहां जाना होगा सर, इससे पहले कि वो तीसरा शिकार बने। जोया पलटी। रुको, कबीर ने उसे रोका। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक सर्जिकल ट्रे पर पड़ी थी। वहां एक छोटा सा डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर रखा था, जिसके पास एक लाल बत्ती जल रही थी। कबीर ने दस्ताने पहनकर उसे उठाया और प्ले बटन दबाया। उसमें से जो आवाज आई, उसने कबीर के पैरों तले जमीन खींच ली। वो एक हंसी थी, खिलखिलाती हुई, बेफिक्र हंसी। यह कबीर की पत्नी रिया की आवाज थी। ये उनकी शादी की सालगिरह की पुरानी रिकॉर्डिंग थी। कबीर, तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो, कभी तो वक्त पर आया करो। रिया की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंजी। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई और फिर एक मशीनी, भारी आवाज आई, कातिल की आवाज। तुम हमेशा लेट हो जाते हो कबीर। हमेशा। क्या तुम अपनी पत्नी को बचा पाए थे? नहीं। क्या तुम विक्रम को बचा पाए? नहीं। क्या तुम डॉक्टर को बचा पाए? नहीं। अब बिल्डर की बारी है। दौड़ो कबीर, दौड़ो, वरना अगली घड़ी तुम्हारी कलाई पर नहीं, तुम्हारी कब्र पर होगी। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कबीर की मुट्ठियां इतनी जोर से भींचीं कि उसके दस्ताने चरचरा उठे। आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उबल रहा था। इस कातिल ने इसे पर्सनल बना दिया था, बहुत ज्यादा पर्सनल। उसने रिया की यादों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया था। कबीर ने जोया की तरफ देखा। अब कबीर की आंखों में एक पुलिसवाले का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पति और एक शिकारी की आग थी। गाड़ी निकालो, जोया। कबीर की आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी और इस्पात जैसी सख्त थी। आज रात ये खेल खत्म होगा। या तो वो मरेगा या मैं। कबीर पलटकर तेजी से बाहर निकला, उसका कोट हवा में लहराया। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं था, अब सवाल बदले का था। और सीव्यू टावर्स की ऊंचाई पर मौत उनका इंतजार कर रही थी।